अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे और इंटरेस्टिंग भी है ये बहुत। इन्फ्लेशन ये हमारी लाइफ के साथ रिलेवेंस ज़्यादा रखता है ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसके साथ हमारी वाबस्तगी होती है, कॉमन मैन्स इश्यूज़, तो उसके साथ ही रिलेटेड है। तो आज इसको समझते हैं, ये होता क्या है, होता क्यों है। इन्फ्लेशन पहले कहते किसको है? इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। अच्छा, अगर डिक्रीज होगा तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। एक और टर्म भी है डिसइन्फ्लेशन, जब आएगा तो तब देख लेंगे। अभी के लिए इन्फ्लेशन क्या है? कीमतें बढ़ना, दैट्स ऑल, सिंपल। महंगाई जिसको कहते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वही वाला इन्फ्लेशन, उसी को कहते हैं। होता क्यों है ये? पहला मसला तो यही है ना कि होगा ही क्यों, प्राइजेस राइज क्यों होंगे। इन्फ्लेशन के ये प्राइजेस के राइज के रीजंस बहुत सारे हैं, एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करना, बट वी कैन ग्रुप देम इन अ फ्यू टाइप्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यही फायदा है ना, यू कैन ग्रुप थिंग्स इनटू टाइप्स। एंड तो से फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन कैन ऑकर जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट एबल टू कीप अप विद द डिमांड फॉर देम। बड़ा सिंपल है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है चीज़ की, तो कीमत बढ़ेगी ना, बिकॉज समवन वुड बी विलिंग टू पे मोर टू गेट दिस थिंग। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? वाई वुड सप्लाई नॉट बी एबल टू कीप अप विद डिमांड? ये हो सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट्स की वजह से, सप्लाई शॉक्स की वजह से, सिंपल कंज्यूमर डिमांड की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ रही है इस वजह से। इसकी मिसाल ले, अगर प्राइस ऑफ ऑयल इज राइजिंग, इट कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर प्रोड्यूस करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, वो भी इंक्रीज होगा। सो दीज वुड लीड टू हाई प्राइजेस। तो ऐसा होगा। नाउ मनी सप्लाई कैन ऑल्सो, मनी सप्लाई वाला कितना पैसा है इकोनॉमी में, लिक्विड कैश जो आपके पास होता है, इसको आपके पास वो जो सबके बचपन में वो सवाल आया था कि सरकार प्रिंट क्यों नहीं करती पैसा, वो मनी में देखेंगे, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। कितना पैसा है इकोनॉमी में, उसको मनी सप्लाई बोलेंगे। तो ये फैसला कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसका डायरेक्ट इन्फ्लेशन के साथ भी रिलेशन है। तो मान लीजिए देयर इज टू मच मनी इन सर्कुलेशन एंड देयर आर टू फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल. So you would have more money to pay for that, and there would be competition among consumers. So now they would be willing to pay more because they have money. तो इस वजह से कीमत बढ़ जाएगी। अब ये मनी का सप्लाई क्यों बढ़ेगा? इसके लिए एक चीज़ होती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, देखेंगे जब आएगा। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, कैसे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें इसको इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे एक सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया प्रिंट करना मनी, ज़्यादा प्रिंट कर दिया मनी और बांट दिया, या फिर इंटरेस्ट रेट्स लो कर दिए। इंटरेस्ट रेट जब लो करेंगे तो आप लोग अपने बैंक में नहीं ना रखोगे पैसा, वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा। दूसरा, आप कर्जा लोगे बैंक से, तो दोनों केस में मनी सप्लाई वुड इंक्रीज एंड दिस वुड लीड टू इंक्रीज इन प्राइजेस. Now there can also be other factors which are very interesting. People expecting something to happen in future can influence costs as well. Inflation expectations, wage expectations, price expectations can alter prices. मिसाल के तौर पे if people expect inflation to rise in future, they might start demanding higher wages, right? And now they are demanding higher wages that would push the cost of the thing produced. तो ये वाला भी एक मसला हो जाता है। जब इन्फ्लेशन के बारे में बात होती है, मोर सो इन न्यूज़ एट्सेट्रा, दे वुड यूज टर्म्स लाइक क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन. These are all terms which are dividing or describing inflation on the basis of its rate. कितनी इन्फ्लेशन है मार्केट में. तो क्रीपिंग इज यूज्ड फॉर जब कम होती है इन्फ्लेशन, लाइक 5% तक,
3%, 4%, 2%. If this is the inflation of the economy, this is creeping inflation. This inflation is slow. That means prices बढ़ रहे हैं बट कम बढ़ रहे हैं, नोटिसेबल उतना ज़्यादा नहीं है. और ये वाली होती है ना क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है. दिस इज गुड इकोनॉमिक्स, ये करो. अब वाई? बिकॉज इट हैज सेवरल पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स. इस इन्फ्लेशन के कुछ फायदे हैं, जैसे इट वुड एनकरेज स्पेंडिंग. अब आपके पास पैसा है, आपको पता है कि इस पैसे की वैल्यू फ्यूचर में गिरने वाली है. परचेजिंग पावर जो आपके मनी की है, इट इज गोइंग टू डिक्रीज ओवर टाइम. सो इट वुड एनकरेज यू टू स्पेंड इट, एंड बाय स्पेंडिंग यू वुड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ. ये इन्वेस्टमेंट भी एनकरेज करता है. फिर से वही रीज़न कि जो आपका पैसा है इसकी वैल्यू गिरनी है, तो क्यों ना इसको इन्वेस्ट करे रियल एस्टेट में, सोने में, बिजनेस में. नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना. तो ऐसे वाली चीज़ों में. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, डेट जो होता है ना, इन्फ्लेशन उसको कम करता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कैसे? आपने 1 लाख का कर्जा लिया. अब 1 लाख का कर्जा लिया, आपको देना कितना है वापस? मान लीजिए 1,10,000 देना है आपको. लेकिन जिस वक्त आपने 1,10,000 दिया, उस वक्त 1,10,000 की वैल्यू उतनी ही है जो इस टाइम 1 लाख की थी. तो आपने रियलिटी में उतना ही वापस पे किया जितना लिया था. तो रियल डेट डिक्रीज हुआ. तो कभी कभार अगर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हुई तो यू वुड बी पेइंग लेस देन यू टुक. और ये छोटी परसेंटेज होती है इन्फ्लेशन की, 3%, 4%, ये बड़ा खूबसूरत है सेंट्रल बैंक के लिए भी. सेंट्रल बैंक को कभी कभार इकोनॉमिक्स में, अपनी इकोनॉमी में कुछ इंटरवीन करना पड़ता है फॉर वन रीज़न और अनदर, विच वी विल सी विद टाइम, फॉर विच इट हैज़ टू शिफ्ट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी रखेगा, कंट्रैक्शनरी रखेगा, ये सारी टर्म्स आगे हम समझेंगे इंशाल्लाह. तो जो भी अब मॉनेटरी पॉलिसी वो रखेगा उसके लिए बेहतर है कि इट हैज़ सम रूम टू नेगोशिएट. अब देखिए, अगर इन्फ्लेशन 20% है, 30% है, तो गया मॉनेटरी पॉलिसी अब नहीं हो सकती इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि वो अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लीड्स टू इन्फ्लेशन. अब अगर बिल्कुल डिसइन्फ्लेशन है, -1 है, 0 है, कम है, तो कंट्रैक्शनरी नहीं कर सकता, बिकॉज दैट लीड्स टू फॉल इन इन्फ्लेशन. तो ये जो 3-4% वाला है ना, ये स्वीट स्पॉट है. इस वक्त दोनों चीज़ कर सकता है बैंक, द वे इट वांट्स द इकोनॉमी टू मूव, सो इट गिव्स देम अ रूम टू मनोवर. इन्फ्लेशन इकोनॉमी को दूसरे तरीके से भी फ़ायदा देता है. ये छोटा इन्फ्लेशन, ये इंसेंटिवाइज करता है प्रोड्यूसर्स को टू प्रोड्यूस मोर. वाई? बिकॉज द प्राइजेज आर इंक्रीजिंग. हमने सप्लाई में देखा था, सप्लाई में हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जब प्राइजेस बढ़ेंगे द सेलर वुड वांट टू सेल मोर एंड मोर. तो फॉर विच ही, बिकॉज ही वुड बी इंक्रीजिंग हिज प्रॉफिट्स, तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. इकॉनमी में प्रोडक्शन का बढ़ना इज इक्वल टू जीडीपी का बढ़ना. जीडीपी के बढ़ने को ही हम ग्रोथ कहते हैं. तो ये करो, ये अच्छा है इतना. बट टर्न्स आउट समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट 5% तक, ये क्रॉस करता है उस बैरियर को. 5 से 10% तक हम कहते हैं इट्स वॉकिंग इन्फ्लेशन. ये वार्निंग साइंस की तरह आप मान सकते हैं. इस टाइम में स्टेप्स अगर लें तो इकॉनमी को आप ठीक कर सकते हैं. इसको ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन भी कुछ लोग कहते हैं. फिर 10 के बाद डबल डिजिट इन्फ्लेशन जब होगी, ये बड़ी वरीसम सिचुएशन है. और अगर ये कंटिन्यू हुई, इफ़ इट कंटिन्यूज टू डिटीरियोरेट, इट विल बिकम अनकंट्रोलेबल. इसको रेन इन करना भी मुश्किल है. यूजुअली ये वाली जो इन्फ्लेशन है, इट रिक्वायर्स हार्ड कोर मेजर्स. ये छोटे छोटे उससे नहीं होगा. तो रनिंग इन्फ्लेशन कर रहा है, भागने लगा इन्फ्लेशन, देखो अब हाथ में नहीं आएगा. फिर फाइनली हाइपर इन्फ्लेशन, जब 20% से भी ऊपर चला जाता है, पूरी इकॉनमी को डिस्ट्रॉय ही कर देता है और ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है. उसके बाद पैसा एक दिन अगले दिन कोई वैल्यू ही नहीं रखता है. सो आपने देखा होगा जिम्बाब्वे की क्राइसिस या जर्मनी की क्राइसिस वर्ल्ड वॉर एरा में, तो बड़े मसाइल होते हैं हाइपर इन्फ्लेशन में. तो ये, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक और तरीका भी है
इसको देखने का इन्फ्लेशन को. वी कैन लुक एट इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज, व्हाट कॉज्ड इट. नाउ दैट इज गुड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस. ये इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है और उसको कम करना है या बढ़ाना है, आपको पता होना चाहिए ना कॉज, व्हाट इज कॉजिंग इट. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिस्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज वी कैन से इट्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड इन्फ्लेशन को खींच रही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब इसमें ये नाम से ही पता चल रहा है, चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो कीमत तो बढ़ेगी उसकी. अब ये डिमांड बढ़ेगी क्यों? हमने अभी अभी इसका थोड़ा सा सुपरफिशियल देखा था. डिमांड बढ़ेगी जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों की इनकम बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ेगी. देखा आपने बचपन में पूछा होगा क्यों नहीं पैसा प्रिंट करते. पैसा प्रिंट करके दे दिया लोगों को, डिमांड बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, फ़ायदा ही नहीं कुछ. अगर पूरी इकॉनमी में सबको 1-1 लाख रुपए दिया जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. देयर हैव टू बी रिच एंड देयर हैव टू बी पुअर सो दैट इट कैन हेल्प. अगर सबको 1-1 लाख रुपए दिया तो चीज़ों का दर भी उतना बढ़ जाएगा, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. तो दिस इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इनकम अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी. और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है 10,000 करोड़, ये 10,000 करोड़ का जो रुपए है, कैश है, ये कहीं जाएगा ना, कंट्रैक्टर को मिलेगा, बिजली वाले को मिलेगा, लोहे वाले को मिलेगा. वो फाइनली इंसान ही है. तो ये लोगों के पास ही इनकम बढ़ गई, तो लोगों के पास इनकम बढ़ गई, वो खर्चा करेंगे, उसका डिमांड बढ़ेगी इकॉनमी में. अब गवर्नमेंट का खर्चा आपकी और मेरी तरह नहीं है ना, च्युइंग गम कि 1 रुपये खर्चा किया, 10 रुपये खर्चा किया, 1 करोड़ किया. ये 10,000 करोड़ है का खर्चा है. या फिर पॉपुलेशन का इंक्रीज. पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड तो बढ़ेगी. 100 लोग थे, 100 केजी खाना खा रहे थे, अब 1000 लोग हैं तो 1000 केजी डिमांड करेंगे, कीमतें बढ़ेंगी. देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, रियल एस्टेट की कीमतें क्यों है ज़्यादा. आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना कश्मीर में ज़मीन चुनारे लोग मत. तो क्यों है ऐसा कि रियल एस्टेट का कीमत ज़्यादा है? ब्लैक मनी. अब ब्लैक मनी इज़ नॉट टैक्स्ड. अब अगर टैक्स उस पर लगा होता तो पैसा कम हो गया होता ना. जैसे 1 लाख रुपए है आपके पास, अगर टैक्स लगा होता तो शायद 70,000 होता. अब 30,000 ज़्यादा है. दैट मीन्स मोर मनी मीन्स इन्फ्लेशन. तो ब्लैक मनी कॉजेज इन्फ्लेशन. इसीलिए जहाँ पे ब्लैक मनी इन्वेस्ट होगा वहाँ पे भी कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी एज़ कम्पेयर टू बाकी मार्केट. तो जो खर्चे वाइट में होंगे वहाँ पे उतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ती, लेकिन जहाँ पे ब्लैक मनी पार्क होता है वहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्यों? बिकॉज पीपल आर विलिंग टू पे मोर. वाई? बिकॉज दे हैव मोर मनी. सो ब्लैक मनी, बिकॉज इट्स नॉट टैक्स्ड, it increases the purchasing power of the person who has it. अच्छा, ब्लैक मनी होता क्या है? ये वही है कि टैक्स मनी नहीं है, जिस मनी पे टैक्स नहीं दिया गया हो. और इसको ब्लैक मनी इट इज़ हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को पता ही नहीं है इसके एग्जिस्टेंस के बारे में, वो अंदाजे ही लगा सकती है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ये भी एक काम हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का. ऐसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो अभी इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. व्हेन RBI or the central bank of the economy is infusing more money into the economy. How does it do that is a topic for other day. But that's what expansionary monetary policy means. So all of these would lead to what? Inflation and demand pull inflation. Now there is something, वो डिमांड खींच रही थी, कॉस्ट पुश करती है इन्फ्लेशन, ये धकेलती है इन्फ्लेशन को. सो देयर इज अनदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉज दैट वुड बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये भी आपको बता ही रहा है, जो चीज़ मार्केट में थी उसको पैदा करने में कीमत बढ़ गई. इट्स प्रोडक्शन हैज़ बिकम कॉस्टली. अब दिस इज़ वेरी सीरियस जब ये वाला होता है, ये बड़ा मसला होता है. सो दिस इज़ कॉज्ड ऑन द सप्लाई साइड. ये वाला डिमांड साइड पे हो रहा था जो अभी हमने देखा. अब जो हम देख रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दिस इज ऑन द सप्लाई साइड. सप्लाई साइड मतलब फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड. ऐसा मान लीजिए प्रोड्यूसर वो मशीन से बना रहे थे बिस्किट, 10 रुपए का बनता था, तेल ही नहीं है अवेलेबल जिससे मशीन चले.
तो अब उनको मंगाना पड़ रहा है से बहुत दूर से तेल, उसमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये 1000 रुपये उनको कहीं से करना पड़ेगा ना एक्वायर, तो बिस्किट की कीमत बढ़ेगी मार्केट में, 12 रुपये का बन जाएगा बिस्किट जो 10 रुपये का था। सो एनीथिंग दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स इसको करते हैं अक्सर। तो एक और रीज़न भी हो सकता है होर्डिंग ऑफ गुड्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये हिंदुस्तान में बड़ा क्लासिकल मसला रहा है, अब ये कम हो रहा है होर्डिंग। इसमें क्या होता था, पीपल वुड बी एंटिसिपेटिंग फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज, सो दे वुड कीप फूड ग्रेन्स एटसेट्रा अनियंस इन पर्टिकुलर, उसको होर्डिंग करते थे, उसको बांध करके रखते थे गोदामों में, मार्केट में कम हो जाता था तो कीमत बढ़ जाती थी, आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन क्रिएट करना। तो अनियन की कीमत बढ़ गई तो थोड़ा थोड़ा निकालते थे गोडाउन से और बहुत मुनाफा कमाते थे। सो दिस इज होर्डिंग ऑफ गुड्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलीगल है, यू कैन नॉट डू इट लीगली, होर्डिंग ऑफ गुड्स। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन, लेकिन आपने सुना होगा 4%, 5%, 15%, तो इसको कैलकुलेट किया जाता होगा ना। सो देयर आर डिफरेंट इंडिसेस दैट कम आउट विच टेल यू इन्फ्लेशन। हमने एक ऐसा देखा था जीडीपी डिफ्लेटर, वो भी एक मार्क है इन्फ्लेशन का। बट व्हाट कंसर्न्स अस राइट नाउ एंड मोर relevant to our discussion is wholesale price index and consumer price index. ये बड़े इंटरेस्टिंग है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल नाम तो सुना ही होगा, तो होलसेल लेवल पे क्या इन्फ्लेशन चल रही है, कितने % कीमतें बढ़ रही हैं, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। हिंदुस्तान में वीकली मेजर किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ आइटम्स हैं उनकी कीमतें मेजर करते रहते हैं, आज देखी कीमत फिर अगले हफ्ते देखी कीमत, उन्हीं चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, हर 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ा है तो 10% है इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो वी वुड से होलसेल प्राइस इंडेक्स इज शोइंग 10% इन्फ्लेशन। सो WPI बास्केट, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वी कैन ग्रुप देम इन 3 ग्रुप्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये 3 तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं और इन तीनों ग्रुप्स में डिफरेंट आइटम्स होते हैं एंड दे आर गिवन डिफरेंट वेट्स। जैसे हिंदुस्तान के केस में अभी रिसेंट जो रहा है ट्रेंड, लगभग 23% के आसपास प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, 13% के आसपास फ्यूल एंड पावर है और 65 के आसपास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बताया। अच्छा, इन प्राइमरी आर्टिकल्स इनमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं। फ्यूल एंड पावर में कोल, मिनरल ऑयल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, टोबैको प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं। नाउ यू कैन सी, जब होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करते होंगे तो डिफरेंट इकोनॉमीज डिफरेंट चीज़ें भी ले सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। अलबत्ता होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर कर रहे हैं तो होलसेल वाली चीज़ें ही होंगी जो कि उन इकोनॉमीज में रेलेवेंट होंगी। अब ये होलसेल वाला लेवल जो होता है ना, ये कौन सी जगह होती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल, ये वहाँ पे मेजर की जा रही हैं कीमतें। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में बेची जा रही है एट लोअर यूनिट प्राइस दैन व्हाट इज इन द मार्केट। कहते हैं ना होलसेल पे सस्ता मिलता है, तो वहाँ पे बल्क में बेची जा रही हैं चीज़ें और यूनिट प्राइस कम है। इसको होलसेल ट्रेड भी कहते हैं, होलसेल मार्केट भी कहते हैं, ठीक। तो ऐसे चलता है। हिंदुस्तान के केस में रिसेंट जो है WPI मेजर करने का जो तरीका है, 697 आइटम्स हैं इसमें एज ऑफ नाउ, जिसमें से 117 प्राइमरी आर्टिकल्स हैं एंड 16 आइटम्स फ्यूल एंड पावर हैं, 564 आइटम्स हैं मैन्युफैक्चर। तो आप देखेंगे WPI ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का बताता होगा हमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या इन्फ्लेशन है, ये ज़्यादा हमको वो बताएगा क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा है। हिंदुस्तान में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है, वो इसको कैलकुलेट करती है वीकली बेसिस पे।
लेकिन आम इंसान जो कंज्यूमर्स हैं, आप और मैं हैं, हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उन चीज़ों का दर हमको बताता है, उन चीज़ों की इन्फ्लेशन बताती है जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं, हमारे घरों में जिनकी ज़रूरत है। तो ये वाली चीज़ें दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर। और इसी वजह से जब आप न्यूज़ वगैरह में देखते हो, यूजुअली इट इज़ CPI दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्यों? क्योंकि यही रेलिवेंट है। जब महंगाई डायन खाई जात है तो वो महंगाई वहाँ पे CPI है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब है ये भी वैसा ही, डिफरेंट बास्केट, उसका मेजर करेंगे कीमतें, दैट्स ऑल। अब लेकिन यहाँ पे बास्केट क्या होगा? वो चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल होती है, हाउस होल्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से इसी को इस्तेमाल करते हैं डेयरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए। डेयरनेस अलाउंस आपको तनख्वाह के साथ मिलता है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ एडजस्ट करता है। तो इसको भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPI दैट आर मेजर्ड। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबर, क्योंकि इनके भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं अपने बास्केट्स। CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, और 2011 के बाद CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड, ये सब भी कैलकुलेट होना शुरू हो गया हिंदुस्तान में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आती है, वो इसको कैलकुलेट करती है जितना मुझे ध्यान है, बट आई एम नॉट श्योर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉपर नाम है। लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है शायद CPI इंडस्ट्रियल वर्कर और CPI रूरल लेबरर। खैर, जो हमारा पॉइंट है दैट्स ऑलरेडी मेट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड CPI। जब अच्छा, इसमें भी एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। अब इसमें ये जो हमने CPI यूज़ किया या WPI, इसमें जब ये कंजप्शन बास्केट हम रखते हैं ना, लोगों के कंजप्शन का, हाउस होल्ड कंजप्शन में, इसमें क्या चीज़ें भी आएंगी? इसमें फूड भी आएगा, राइट? इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो वोलेटाइल होती है, जिनकी कीमतें बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। और जब इन चीज़ों को इंक्लूड करके हम बता रहे होते हैं तो वी वुड से कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इज सो एंड सो दैट ओनली टेल्स अस कि जो भी इन्फ्लेशन हमने कैलकुलेट की है, वेदर CPI वेदर WPI, दैट इंक्लूड्स volatile items, but we need to know core inflation as well, that is keeping out these volatile sectors जिनकी कीमतें बहुत फ्लक्चुएट होती रहती हैं, जो हमको गलत बताएंगे इन्फ्लेशन फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट's perspective. They want to know what is the economy's core doing, so they would calculate what is called core inflation, जिसमें they would keep out these volatile things. हिंदुस्तान में हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर की जाती है थ्रू WPI, जिसमें 697 कमोडिटीज है, एज आई टोल्ड यू। तो कोर इन्फ्लेशन में वो रिमूव कर दिया तो मिल गया आपको जो कोर का मसला है। जब देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन एज वेल, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग। जब इकॉनमी में स्लो डाउन आता है तब ऐसा होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि कीमतें गिर रही हैं, कीमतें बढ़ ही रही हैं, पर बढ़ने का रेट कम हो गया। सो इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर। डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर, बट द रेट हैज़ फॉलन। से फॉर एग्जाम्पल 6% थी इन्फ्लेशन रेट, अब 4% होगी, अ केस ऑफ डिसइन्फ्लेशन, लेकिन है तो इन्फ्लेशन ही। डिफ्लेशन वुड बी जब कीमतें गिर रही हैं, नेगेटिव इन्फ्लेशन, फॉलिंग प्राइसेस, नॉट वेरी गुड, वेरी बैड। ये नहीं करना है, डिफ्लेशन नहीं करना है। तो ये होता है। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो इसी के साथ एसोसिएटेड है, इसको कहते हैं प्राइस वेज स्पाइरल या इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ये बड़ा ये है इंटरेस्टिंग और बड़ा ही विचित्र प्राणी है। इसमें क्या होता है, ये एक सेल्फ सस्टेन्ड इंक्रीज है इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, खुद से सेल्फ सस्टेनिंग। अब ये होगा क्यों, इसको मिसाल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वजह से प्राइसेस बढ़ गई इकॉनमी में, कोई भी वजह हो गई, गल्फ वॉर हो गया तो हिंदुस्तान में प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि ऑयल नहीं आ पा रहा है।
So whatever is the reason, there is an increase in cost, increase in prices of things. Now workers would start demanding more wages. अब उनको तो खाना पीना है ना, जो वर्कर हैं इंडस्ट्री में, तो उनको भी तो कुछ खाना पीना होता है, वो भी लोग ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ अलग है, वो हम ही हैं. तो अब they would demand more wages. Now when they are paid more wages from the फर्म के पर्सपेक्टिव से देखे, उसका इनपुट कॉस्ट तो और बढ़ गया. जब वो चीज़ को मार्केट में बेच रहा था, उसमें वो ये भी देख रहा था ना, मुझे अपने एम्प्लॉय को कितना पे करना पड़ रहा है. अब एम्प्लॉय को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो चीज़ की कीमत बढ़ेगी ना. अब चीज़ की कीमत बढ़ गई तो वर्कर्स क्या करेंगे, फिर से और डिमांड करेंगे कि तनख्वाह बढ़ाइए. सो वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ानी, चीज़ की कीमत बढ़ गई, चीज़ की कीमत बढ़ गई, वर्कर तनख्वाह और ज़्यादा मांग रहा है. सो दिस इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, दिस इज प्राइस वेज स्पाइरल, which is self-sustained increase in the rate of inflation brought about by the interaction of rising final prices and rising input costs. ये बड़ा मसला हो जाता है. Now one important point here, ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जब रघुराम राजन साहब आरबीआई के गवर्नर थे, तब उर्जित पटेल, उन्होंने रेकमेंड किया था कि आरबीआई शुड अडॉप्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच. तो इससे हमको दो चीज़ें पता चलती है कि पहले कुछ और अप्रोच रहा होगा और ये कुछ अप्रोच है. तो इन्फ्लेशन वर्ड आ गया तो यहीं पे देख लेते हैं इसको. मल्टीपल यूटिलिटी अप्रोच यूज़ करता था आरबीआई इससे पहले. देखिए बात किस चीज़ के बारे में हो रही है. बात हो रही है कि आरबीआई करेगा क्या, ध्यान किस पे देगा. तो आरबीआई, उर्जित पटेल रेकमेंड कर रहे थे उस टाइम पे कि आरबीआई को सिर्फ इन्फ्लेशन पे ध्यान देना चाहिए, इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ने देना है. उससे पहले क्या करता था आरबीआई मल्टीपल यूटिलिटी अप्रोच को इस्तेमाल कर रहा था, वेयर इट वाज फोकसिंग ऑन ग्रोथ एज वेल एज इन्फ्लेशन. तो द आर्ग्यूमेंट वाज कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स बट अकाउंटेबल फॉर नन. तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती तो दे वुड बी लाइक, देखो ग्रोथ के लिए हमको ये करना पड़ा, क्या करते, ग्रोथ वुड सफर. तो द थिंग वाज, उर्जित पटेल हैड अ वेरी डिसेंट सजेशन कि सिर्फ इन्फ्लेशन में तुम अपना काम करो, ग्रोथ गवर्नमेंट देख लेगी. लेकिन ये जो उनके टाइम पे, मुझे नहीं लगता रघुराम राजन साहब के टाइम पे ये अडॉप्ट हुआ. आई थिंक ये 2016 में अडॉप्ट हो गया था फिर फाइनली. अभी आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच ही अडॉप्ट करे हुए है. अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच में क्या है, कोई टारगेट दिया जाता है. सो हिंदुस्तान में आरबीआई को हुक्म दिया गया है कि आपको 4+-2 ये रखनी है इन्फ्लेशन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग 2 to 6 and saying 4+-2. What is the difference? The difference is the inflation ideally should be 4, but you have been given a room कि 4 से 5 या 6 जा सकता है, तो इसको वापस नीचे लाने की कोशिश करें. 4 से नीचे गया 3-2, तो इसको वापस ऊपर लाने की कोशिश करें. Now 2 to 6 would not capture this. 2 to 6 में 2% भी है तो you are cool. ठीक, तो 4+-2% इन्फ्लेशन का टारगेट उनको दिया गया है. अब वो करेगी कैसे इसको, तो उसके लिए लीगली एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, एमपीसी कहते हैं इसको. और इसमें 6 मेंबर्स होंगे, हैं इस वक्त, मतलब ये तो बन चुकी है. तो क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच ही यूज़ हो रहा है, शायद 16 में हुआ था. तो 3 बंदे गवर्नमेंट की तरफ से हैं, 3 बंदे आरबीआई की तरफ से है. तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आरबीआई में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का बढ़ गया. और ये दे वर सपोज टू मीट एवरी क्वार्टर, तो हर 3 महीने में ये मिलते और जो भी फैसला लेते उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे. और जो भी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला होगा वो आरबीआई के गवर्नर पे बाइंडिंग होगा. तो अच्छा, ये जो ये क्वार्टरली मिलना था ये भी चेंज हो गया पिछले महीने, इन्हीं महीनों में, मार्च में. नाउ दे आर सपोज टू मीट एवरी 2 months. दैट मीन्स
नाउ दे वुड बी मीटिंग 6 times a year. तो अभी अगर आपको ध्यान हो कि पिछले 1 साल में इन्फ्लेशन हैज़ बीन ऑन द राइज इन इंडिया, बट अगेन वही डिसेंट इन्फ्लेशन के आसपास ही 6% 7%, ऐसा नहीं कि डबल डिजिट में 10-15% हो गया. ये मेथड है ये बड़ा डेमोक्रेटिक है अब फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, बट इज दैट गुड इज अ टॉपिक फॉर अदर डे. बट डेमोक्रेटिक तो है क्योंकि आप गवर्नमेंट का से भी आ गया मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि 3 बंदे तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ट्रांसपेरेंट भी हो गया क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे, लोकसभा में डिस्कस होंगे. और इसके इकोनॉमी में भी फ़ायदा है ये टारगेटिंग अप्रोच का. क्यों? क्योंकि अगर अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी ही नहीं तो होर्डिंग क्यों करेंगे? जब कीमतें बढ़ेंगी ही नहीं चीज़ की तो होर्डिंग का फ़ायदा मिलेगा नहीं. अलबत्ता इसका नेगेटिव साइड भी है कि आरबीआई इज सोलली अकाउंटेबल बट इट हैज़ टू लिसन टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और आरबीआई की ऑटोनॉमी भी इससे इफेक्ट होती ही है. अब आरबीआई ये काम करता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने का, कंट्रोल करने का. करेगा कैसे? हाउ? देयर मस्ट बी सम मीन्स ना, कुछ करता होगा आरबीआई. जब इन्फ्लेशन गिर रही होगी तो आरबीआई क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आरबीआई वुड लोअर इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा. अब इंटरेस्ट रेट्स को कम किया, दैट मीन्स अब आपको बैंक में पैसा रखने का फ़ायदा ही नहीं है. 1% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, क्या करोगे उसका? तो आप कहते हो कि इससे बेहतर है मैं रियल एस्टेट में खर्चा कर लूँ, इससे अच्छा है कि मैं बर्गर खा लूँ इस पैसे का. जो भी करोगे वो क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी में आपने क्या किया? उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आपने खर्चा करना शुरू कर दिया. सो दिस वुड पुल प्राइजेस अगेन, डिमांड इंक्रीज होगी. तो फॉलिंग इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई ये करेगा. सिमिलरली जब आप इंटरेस्ट कम करेंगे तो लोन्स पे भी इंटरेस्ट कम होगा. यू वुड बी लाइक कि हाँ मैं ये भी ईएमआई पे लूँगा, वो भी लूँगा, हर एक चीज़ को आप खरीदेंगे, लोन्स लेंगे. तो ये सारी चीज़ है. सो पीपल गेट लेस इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स एंड दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू स्पेंड मोर. सिमिलरली बोरोइंग भी इससे इंसेंटिवाइज हो गई. तो दिस वुड सम टोटल इज दैट इट वुड ट्रिगर कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इंक्रीज द डिमांड एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब जब इन्फ्लेशन राइज हो रही हो तब क्या करेगा आरबीआई? पहले तो देख लो ऑपोजिट करेगा इसका. लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ पे आरबीआई को पहले देखना पड़ेगा कि है क्या, वजह क्या है, वाई इज इट. बिकॉज सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट, डिमांड साइड को वो देखना पड़ेगा कि क्या वजह है. तो अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तब आरबीआई वुड स्टेप इन, वही करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, यू वुड बी लाइक वाह 10% दे रहा है बैंक, तो यू वुड पुट योर मनी इन द बैंक ताकि वो बढ़े. तो मनी मार्केट में डिमांड कम हो गया. इंटरेस्ट लोन्स पे भी आपको 10% देना पड़ रहा है. यू वुड बी लाइक कि भाई क्रेडिट कार्ड पे मैं तो नहीं खरीद रहा कुछ, या लोन भी नहीं लेंगे आप. सो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, पीपल वुड सेव मोर मनी, सो दिस वुड डिक्रीज. ये again because there is something called quantity theory of money. ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हम जब मनी को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे. ये नटशल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि एक डायरेक्ट रिलेशन होती है क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड लेवल ऑफ प्राइसेस. तो ये हमको क्यों समझना है? ये हमको इसलिए समझना है कि फंडामेंटल मसला क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी का है. तो जो भी करना है इसी चीज़ को टारगेट करना है. क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया इन्फ्लेशन, क्वांटिटी ऑफ मनी को डिक्रीज कर दिया डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. तो दिस इज़ व्हाट मतलब सम टोटल इस डिस्कशन का यही है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट्स को, ये और भी तरीके हैं, देयर आर मेनी मोर वेज. मैंने आपको इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ये भी कर सकता है, सिंपली बैंक्स को कहेगा कि आपको एक रेशो उनको रखना पड़ता है अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास, इंक्रीज कर देगा कि आपको अब 15% पैसा मेरे पास रखना है. आरबीआई सिंपली एक सर्टिफिकेट दे सकता है ना लोगों को, कंपनीज को बेच सकता है. सर्टिफिकेट एक बेचा, सर्टिफिकेट की वैल्यू रख दी कि ये सर्टिफिकेट है कि 10 साल बाद मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन इस सर्टिफिकेट का कॉस्ट सिर्फ 10 करोड़ है. मिसाल दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक. तो 10 करोड़ में आप ये सर्टिफिकेट खरीदे, 10 साल में 20 करोड़ देंगे. तो आपने वो सर्टिफिकेट खरीदा, पैसा तो गया, आरबीआई ने अपने कॉफर्स में उसको बांध रखा है. तो मार्केट से तो मनी सप्लाई कम हुई ना, और
आप क्या करोगे सर्टिफिकेट? वो कौन लेगा आपसे? कोई नहीं लेगा। चिकन वाले के पास जाओगे, पनीर वाले के पास जाओगे, सर्टिफिकेट दोगे, उसको दो मारेगा वो, बोलेगा भागो यहाँ से। तो कहने का मतलब, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट वो ये है कि मनी सप्लाई को कैसे भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच। इन्फ्लेशन वुड कंटिन्यू, मतलब ये हिस्टोरिकली इट वुड कंटिन्यू and we would also continue it next time, and we would see inflation और economy का आपस में relation, and we would also take a case study from India next time, inshallah. Assalamu alaikum.